हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ शंकर कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट। सबसे पहले सभी लोगों को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। उम्मीद है कि सभी लोग अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे और उम्मीद है कि आने वाले इंटरव्यू में या एग्ज़ाम्स में जिसके लिए भी आप प्रिपरेशन कर रहे हैं उसमें सभी को सफलता मिले, यही हमारी ईश्वर से भी प्रार्थना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का ये लेक्चर। आज के क्लास में डिस्कस करेंगे कि सॉइल मैकेनिक्स से रिलेटेड इंटरव्यू में क्या क्या आपसे क्वेश्चन किए जा सकते हैं। बहुत लोगों के कमेंट आए, हमें पर्सनल मैसेज भी हमारे व्हाट्सएप पे कि सर और भी सब्जेक्ट्स के बनाएं, तो मैं आज सॉइल मैकेनिक्स के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है फ्रेंड्स। तो आपका लाइक और सब्सक्राइब ही जो है हम लोग को ये प्रोत्साहन देता है कि आगे हम लोग वीडियो को और भी बनाते रहें। ठीक है, तो देखिए सॉइल मैकेनिक्स से टोटल क्वेश्चन को जो हमने यहाँ पर अटैच किए हुए हैं, टोटल 60 क्वेश्चन को यहाँ पर हमने कवर किए हुए हैं। ठीक है, टोटल 60 क्वेश्चन है। आपको अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो हमें पर्सनल मैसेज करें हमारे व्हाट्सएप नंबर पे, हम आपको इसका पीडीएफ भेज देंगे। ये टोटल 60 क्वेश्चन है और टोटल 60 क्वेश्चन जो है बहुत एनालिसिस करने के बाद बनाया गया है। बहुत लोग का कमेंट आ रहा था कि जल्दी से बनाइए, 10 तारीख का इंटरव्यू है, तो आने वाले अगले सप्ताह में इंटरव्यू है, तो इसके थोड़ा सा टाइम लगता है इसको एनालाइज करने में और सबका आंसर तैयार करने में, तो इसलिए थोड़ा सा समय लग गया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है प्रोसेस ऑफ सॉइल फॉर्मेशन। सॉइल फॉर्मेशन का क्या प्रोसेस होता है, तो उस प्रोसेस को कहते हैं पेडोजेनेसिस। ठीक है, तो एक छोटा सा टॉपिक है ये जो कि आपके इम्पोर्टेंट हो सकता है कि पेडोजेनेसिस सॉइल फॉर्मेशन के प्रोसेस को कहते हैं। नेक्स्ट है कि वाइड रेशियो, पोरोसिटी, डिग्री ऑफ सेचुरेशन, ये सब की चीज़ों को कैसे हम लोग करेंगे। तो देखिए ये सब छोटे छोटे चीज़ें हैं और एट ए टाइम आपसे जब इंटरव्यू में इसके बारे में पूछा जाता है तो आप जल्दीबाजी की वजह से गलत आंसर दे देते हैं। तो इसके लिए आप थोड़ा सा प्रिपेयर होकर के जाएं कि वाइड रेशियो को डिनोट किससे करते हैं। ठीक है, स्मॉल ई से डिनोट करेंगे वाइड रेशियो को। इसका लूजेस्ट स्टेट में वैल्यू होता है 0.91%, यानी 91%। डेंसेस्ट स्टेट में 0.35 होता है। इसका कोई अपर लिमिट नहीं होता है। अगर इसको डिफाइन करने के लिए पूछे तो इट इज़ द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ वाइड टू वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स। ठीक है, तो सॉइल मैकेनिक्स देखिए आप इंटरव्यू के प्रिपरेशन कर रहे हैं या इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है आप मेंस और प्री क्वालिफाई करके ही आए हैं, तो उसमें ये सब चीज़ें आपने पढ़ रखा होगा। ठीक है, तो यहाँ पर ज़्यादा डिटेल्स हम नहीं डिस्कस करेंगे कि इसका डिफिनेशन क्या हुआ, किसका रेशियो क्या होता है, कितना लिमिटिंग पॉइंट होता है। जस्ट एक रिकॉल है कि आप उन चीज़ों को फिर से एक बार रिकॉल कर ले तो आपके लिए ज़्यादा ये बेटर होगा। ठीक है, तो वाइड रेशियो, पोरोसिटी और डिग्री ऑफ सेचुरेशन, ये सब के बारे में देख ले। पोरोसिटी के लिए एक क्वेश्चन है कि ये पूछा जाता है कि क्या पोरोसिटी 0 हो सकता है क्या सॉइल के लिए, तो आपका आंसर होना चाहिए, आपका आंसर नहीं होना चाहिए कि नहीं पोरोसिटी 0 होगा सॉइल के लिए। अगर 0 हम करेंगे तो फिर वो क्या बन जाएगा हमारे रॉक के लिए, यानी कि पोरोसिटी को वाइड रेशियो के बराबर कर देते हैं तो हमारा ये रॉक का एग्जाम्पल हो जाएगा। पोरोसिटी हमेशा लेस देन होना चाहिए वाइड रेशियो से सॉइल के लिए। ठीक है, और पोरोसिटी की वैल्यू 0 से 100 के बीच में आती है। तो ये सब छोटी छोटी चीज़ें जो कि आप बेटर जानते होंगे क्योंकि आप प्री और मेंस दोनों क्वालिफाई किए हुए तभी इंटरव्यू में जा रहे हैं, तो इसमें आप ये सब चीज़ों को ज़रूर पढ़ रखे होंगे। ठीक है, तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सबमर्ज यूनिट वेट किस पर बेस्ड होता है। सबमर्ज यूनिट वेट जो होता है ये किस पर बेस्ड होता है, तो ये आर्किमिडीज प्रिंसिपल पर बेस्ड होता है। ये भी पूछा जा चुका है इंटरव्यू में, तो इसके लिए भी आप इंपॉर्टेंट कर सकते हैं। मास या बल्क या एपरेंट स्पेसिफिक ग्रेविटी, जिसको जीएम से डिनोट करते हैं, जिसको जीएम से डिनोट करते हैं, ये होता क्या है, तो इट इज़ द रेशियो ऑफ, देखिए मास कहते हैं या बल्क या एपरेंट स्पेसिफिक ग्रेविटी, ये स्पेसिफिक ग्रेविटी ही होता है। ठीक है, स्पेसिफिक ग्रेविटी को मतलब क्या है कि एक का यूनिट वेट वाटर के रिस्पेक्ट में कितना ज़्यादा उसका वेट होता है, ये स्पेसिफिक ग्रेविटी का डिफिनेशन होता है। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी जो जीएम है, ये जीएम को भी लिखते हैं क्या, बल्क यूनिट वेट, गामा बल्क डिवाइड बाई यूनिट वेट ऑफ वाटर। इस रेशियो को हम लोग कहेंगे मास एपरेंट या फिर बल्क स्पेसिफिक ग्रेविटी। अगर आपको रिलेशन पूछा जाता है कि जी है किसी पार्टिकुलर टेम्परेचर पे T डिग्री सेंटीग्रेड पे, तो 27 डिग्री सेंटीग्रेड वाले पर उसकी की वैल्यू आएगी, तो इसमें जो रिलेशन होता है जी 27 डिग्री सेंटीग्रेड गामा डब्लू, ये 27 डिग्री सेंटीग्रेड डिवाइड बाई गामा डब्लू T डिग्री सेंटीग्रेड, यहाँ से हम वैल्यू निकाल सकते हैं जिस पार्टिकुलर टेम्परेचर पर आपको स्पेसिफिक ग्रेविटी की वैल्यू पूछी जाती हो।
ठीक है। तो यूनिट वेट ऑफ वाटर पे डिपेंड करता है कि गामा 27 डिग्री पे और जो आपका पार्टिकुलर टेम्परेचर है उस पर यूनिट वेट ऑफ वाटर है क्या, तो उसको कंपेयर करके यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। जनरली अगर वाटर स्पेसिफिक ग्रेविटी के बारे में आपको जनरल बात कहें तो इनऑर्गेनिक सॉइल के लिए जो स्पेसिफिक ग्रेविटी की वैल्यू होती है वो 2.65 से 2.80 का होता है। और इसका ये यूनिट नहीं होता है, कोई यूनिट नहीं होता है स्पेसिफिक ग्रेविटी का, क्योंकि ये दोनों ही डेंसिटी का यूनिट वेट का ये रेशियो होता है, तो ये यूनिटलेस होता है। ये इनऑर्गेनिक के लिए, और ऑर्गेनिक सॉइल के लिए जो होता है इसकी वैल्यू 1.2 से 1.4 के बीच में होता है। ठीक है, 1.40। तो ये डाटा आप याद रखेंगे। मे भी आपसे हो सकता है कि पूछा जाए अगर आप सॉइल का कोई पार्टिकुलर क्वेश्चन उठाया जा रहा है तो। देखिए, इंटरव्यू में कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है जिसका बहुत ज़्यादा टफ हो। स्टार्टिंग आपसे बेसिक से करते हैं कि बेसिक में आपको क्या पता है, और उसके बाद बेसिक जब आप बताने लगते हैं तब आपको लेवल थोड़ा थोड़ा बढ़ाते जाते हैं। तो ये छोटी छोटी चीज़ें बेसिक में ही आती हैं, और वहाँ से क्वेश्चन को पूछ करके आपको परखा जाता है कि आप कितना चीज़ें इसके बारे में जानते हैं। ठीक है, तो उस हिसाब से ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसकी वैल्यू को याद रख पाना। नेक्स्ट है टेस्ट ऑन इनऑर्गेनिक सॉइल। इनऑर्गेनिक सॉइल पे कौन कौन टेस्ट होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। डायलेक्टेंसी टेस्ट होता है, डिस्पर्सन टेस्ट, टफनेस टेस्ट। तो इस सब टेस्ट के बारे में ज़्यादा डीपली जानने की जरूरत नहीं है, बस नाम याद रख लीजिए, ये काफ़ी है। डिफरेंस बिटवीन प्लास्टिक एंड नॉन प्लास्टिक सॉइल, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सॉइल में प्लास्टिक सॉइल किसको कहेंगे, नॉन प्लास्टिक किसको कहेंगे। जनरली जो सॉइल वाटर कंटेन किया रहे, ठीक है, जिसमें वाटर एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी होती है वो प्लास्टिक सिटी होता है। ठीक है, वो प्लास्टिक सॉइल होगा। जिसमें नहीं होगा वो नॉन प्लास्टिक हो जाएगा। जैसे अगर सैंड में पानी डालेंगे, ऑब्वियस सी बात है वाटर तो कंटेन करेगा, लेकिन सारा वाटर उसमें से क्या हो जाएगा, पास करा देगा। तो परमेबिलिटी वहाँ पर बहुत ज़्यादा हो जाती है सैंड की, लेकिन सॉइल में वाटर को होल्ड करके रखने की कैपेसिटी होती है। ठीक है, तो प्लास्टिक क्ले का मतलब है जहाँ पर वाटर को होल्ड करके रखने की कैपेबिलिटी हो, और नॉन प्लास्टिक मतलब जहाँ वाटर को होल्ड करके नहीं रखा जाता है। तो प्लास्टिक में आ जाता है कौन कौन सा, प्लास्टिक में क्ले एंड सिल्ट, ये दोनों ही प्लास्टिक सॉइल का एग्जाम्पल है। बाकी जो भी है सैंड, ग्रेवल, कोबल, बोल्डर, ये सभी नॉन प्लास्टिक सॉइल के एग्जाम्पल्स में आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। प्लास्टिक लिमिट इज ऑलवेज लोअर देन लिक्विड लिमिट एनी टाइप ऑफ सॉइल, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लास्टिक लिमिट जो होता है ऑलवेज लोअर देन होगा, हमेशा ही लोअर देन होगा किसका, किसी टाइप ऑफ सॉइल, किसी भी सॉइल के लिए। जैसे आपसे पूछा जाए कि कोबल के लिए, ग्रेवल के लिए या कोबल के लिए, हालांकि है तो ये नॉन प्लास्टिक, तो उसके लिए प्लास्टिक लिमिट लोअर और लिक्विड लिमिट में बताइए क्या रिलेशन होगा। तो ये जनरली आपको सिल्ट और क्ले के लिए पूछा जाता है कि किसमें कौन सा ज़्यादा होगा। तो क्ले है मोर लिक्विड लिमिट दैन सिल्ट से ज़्यादा लिक्विड लिमिट होता है क्ले में। क्ले है मोर आईपी भी इसका बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, तो प्लास्टिक लिमिट जो होता है हमेशा लोअर देन होगा लिक्विड लिमिट से फॉर एनी टाइप ऑफ सॉइल के लिए। नेक्स्ट है लिक्विड लिमिट को डिफाइन करने के लिए, लिक्विड लिमिट आप डिफाइन कीजिए। तो एक कैसाग्रेंडा एपरेटस होता है, कैसाग्रेंडा एपरेटस पर लिक्विड लिमिट को डिफाइन करते हैं, यानी कि वाटर कंटेंट, पानी की वह मात्रा 225 ब्लोज टू क्लोज 2 mm ग्रूव। एक मिट्टी की छोटा सा कप होता है, उम्मीद है सब लोग देखे होंगे अपने लैब में। कप में सॉइल को हम लोग पेस्ट बना करके उसमें रखते हैं, और उसको एक ग्रुप से एक इक्विपमेंट होता है उससे हम लोग ग्रुप बनाते हैं। तो 25 ब्लोज पर वो ग्रुप जो आता है, वो 2 mm का ग्रुप जो होता है वो क्लोज आ जाता है। तो वाटर की वह कंटेंट जो 25 ब्लोज देने पर 2 mm का ग्रुप जो है वो क्लोज हो जाए, तो उस कंटेंट को हम लोग क्या कहते हैं, लिक्विड लिमिट कहते हैं। ठीक है, या फिर ऐसे कर सकते हैं कि पानी की वह मात्रा जिससे सॉइल हमारी फ्लो की टेंडेंसी में आती है, तो कहते हैं क्या, लिक्विड लिमिट हो जाती है। ठीक है, वो होता है हमारा क्या, लिक्विड लिमिट। नेक्स्ट है यूज ऑफ हाइड्रोमीटर। हाइड्रोमीटर का क्या यूज होता है, तो इसका स्पेसिफिक ग्रेविटी को मेजर करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। टू डिटरमाइन, देखिए यहाँ पर हमने शॉर्ट नेम लिखे हुए हैं, शॉर्ट नेम है, क्या क्या शॉर्ट नेम है, तो एक के लिखे हैं, परमेबिलिटी, सी का मतलब कोहेसन, फाई का मतलब फ्रिक्शन एंगल, कंप्रेशन इंडेक्स एंड कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम कंप्रेसिबिलिटी। ठीक है, तो इन सभी चीज़ों को डिटरमाइन करने के लिए हमें जो सैंपल की आवश्यकता होती है वो होता है अनडिस्टर्ब्ड सैंपल। ठीक है, कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम कंप्रेसिबिलिटी है MV। इन सभी को डिटरमाइन करने के लिए हम जो सैंपल का यूज करते हैं वो होता है क्या, अनडिस्टर्ब्ड सैंपल। अनडिस्टर्ब्ड का मतलब क्या, वो डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, बिल्कुल ही लेयर्स में होनी चाहिए। जो भी हमारा अर्थ स्टेटा है, जो भी सरफेस का स्टेटा है, उसी स्टेटा में वो होनी चाहिए, वो डिस्टर्ब्ड नहीं होनी चाहिए। तो ये परमेबिलिटी हो गया।
आपका कोहेसन हो गया, फ्रिक्शन एंगल हो गया फाई, सीसी कंप्रेशन इंडेक्स एंड कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम कंप्रेसिबिलिटी। सबको अगर डिटरमाइन करना है जिस भी मेथड से कर रहे हो तो उसमें हमको अनडिस्टर्ब सैंपल की आवश्यकता पड़ती है। ये डायरेक्टली पूछा जा चुका है, ठीक है। नेक्स्ट है कंसिस्टेंसी लिमिट, उसके बाद है स्पेसिफिक ग्रेविटी, कंसिस्टेंसी लिमिट यानी स्पेसिफिक ग्रेविटी, पार्टिकल साइज। इन सब के लिए या तो अनडिस्टर्ब सैंपल या फिर रिप्रेजेंटेटिव सैंपल दोनों ही इस्तेमाल करते हैं। स्टोक्स लॉ किस पर एप्लीकेबल होता है ये भी पूछा जा चुका है। स्टोक्स लॉ एप्लीकेबल होने के लिए क्या सभी प्रकार के सॉइल पर स्टोक्स लॉ एप्लीकेबल करते हैं? नहीं, सभी प्रकार के सॉइल पर नहीं करेंगे। जिस सॉइल का डायमीटर 0.2 mm एंड 0.002 mm के बीच में हो उसी पर अप्लाई होगा क्या? स्टोक्स लॉ। स्टोक्स लॉ अप्लाई किस लिए करते हैं तो आप सभी को भली भांति पता होगा कि इसके लिए हम लोग इनफाइनाइट लेंथ के एक सिलेंडर में उसको पास कराते हैं जिससे उसकी वेलोसिटी हमें पता चलता है, ठीक है। तो सेटलिंग वेलोसिटी फाइंड करने के लिए यहाँ पर स्टोक्स लॉ का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट है CU या सेफ फैक्टर, ठीक है। CU और ऑब्लिक में हमने सेफ फैक्टर लिखा हुआ है, उसके बाद CC एंड कोएफिशिएंट ऑफ ग्रेडेशन में हमने लिखा हुआ है ऑब्लिक में। CU को ही सेफ फैक्टर भी कहा जाता है। CU का मतलब हुआ कोएफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी। अगर CU बराबर 1 है, अगर CU के वैल्यू 1 है इसका मतलब है यूनिफॉर्मली ग्रेडेड सॉइल है। अगर लेस देन 2 है इसका मतलब है वेल ग्रेडेड सॉइल है, ठीक है, वेल ग्रेडेड सॉइल है। CU ग्रेटर देन 4 होता है तो वेल ग्रेडेड ग्रेवल को बताता है, और ग्रेटर देन 6 होता है तो वेल ग्रेडेड सैंड को रिप्रेजेंट करता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, आप नोट्स अगर बना रहे हैं तो आप ये लिखते चलेंगे पॉइंट्स। मैं रिपीट कर देता हूँ, CU बराबर 1 यूनिफॉर्मली ग्रेडेड सॉइल, लेस देन 2 यूनिफॉर्मली ग्रेडेड सॉइल को भी ये भी रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। 1 और लेस देन 2, 1 के बराबर हो या 2 से कम हो। ग्रेटर देन 4 वेल ग्रेडेड ग्रेवल और ग्रेटर देन 6 वेल ग्रेडेड सैंड को रिप्रेजेंट करता है। इसी को हम लोग कहते हैं कोएफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी। और ये कैलकुलेट करने के लिए CU बराबर होता है D60 डिवाइड बाई D10, ठीक है। D60 बाई D10 ये फॉर्मूला से निकाल लेते हैं, जहाँ D60 होता है कि 60% सॉइल पास करता है जिस सिप से उस सिप का साइज होता है, और D10 का मतलब हुआ 10% सॉइल जिस सिप से पास किया उस सिप का साइज होता है, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग CU के वैल्यू निकाल सकते हैं। सिमिलरली CC या फिर कोएफिशिएंट ऑफ ग्रेडेशन, ठीक है, CC यानी कोएफिशिएंट ऑफ कर्वेचर या फिर कोएफिशिएंट ऑफ ग्रेडेशन भी कहते हैं। इसको हम फार्मूला है CC निकालने के लिए D30 का स्क्वायर, D30 स्क्वायर डिवाइड बाई D60 इंटू में D10। देखिए जनरली यही पूछा जाता है आपसे कि D10 और D30 क्या होता है, चाहे CC का इस्तेमाल हम लोग किस लिए करेंगे। CC जो कोएफिशिएंट ऑफ कर्वेचर है या फिर कोएफिशिएंट ऑफ ग्रेडेशन है, सॉइल के ग्रेडेशन के लिए करते हैं। अगर CC की वैल्यू यहाँ पर 1 से 3 के बीच है तो वेल ग्रेडेड है, और 1 से कम या 3 से ज़्यादा है तो ठीक है, तो वो होता है पुअरली ग्रेडेड। तो ये हो गया CC के वैल्यू, यानी CC के जो वैल्यू है 1 से 3 के बीच में है तो ये वेल ग्रेडेड है। अदरवाइज 1 से कम या 3 से ज़्यादा होगा तो ये क्या हो जाएगा, पुअरली ग्रेडेड हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है फ्लो इंडेक्स एंड प्लास्टिसिटी इंडेक्स डिपेंड ऑन। फ्लो इंडेक्स और प्लास्टिसिटी इंडेक्स किस पर डिपेंड करता है? तो फ्लो इंडेक्स पहले जान लें कि फ्लो इंडेक्स होता क्या है। इसको IF से डिनोट करते हैं, और ये होता है इट इज़ द रेशियो ऑफ वाटर कंटेंट। वाटर कंटेंट किसी एक सॉइल का वाटर कंटेंट दूसरे सॉइल का परसेंटेज में होता है, और डिवाइड बाई नंबर ऑफ ब्लोज होता है log 10 बेस 10 में N2 बाई N1 करके। तो ये नंबर ऑफ ब्लोज का होता है, ये रेशियो होता है, ये IF। ये IF जो होता है रेट ऑफ लॉस ऑफ शियर स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट करता है, और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। यानी जिस सॉइल का IF ज़्यादा होगा वहाँ पर शियर स्ट्रेंथ को लॉस करने का रेट सबसे ज़्यादा होगा, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यानी हम लिख सकते हैं कि IF डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ लॉस ऑफ शियर स्ट्रेंथ, ठीक है। IF की वैल्यू हो गया। प्लास्टिसिटी इंडेक्स जो होता है IP जो होता है प्लास्टिसिटी इंडेक्स, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्लास्टिसिटी का, यानी जिसका IP ज़्यादा होगा वो ज़्यादा क्या होगा, प्लास्टिक होगा। और प्लास्टिसिटी इंडेक्स आप सभी को भली भांति पता होगा, लिक्विड लिमिट माइनस प्लास्टिक लिमिट होता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका फ्लो इंडेक्स एंड प्लास्टिसिटी इंडेक्स। डिपेंड ऑन किस पर डिपेंड करेगा, कंसिस्टेंसी इंडेक्स और टफनेस इंडेक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। कंसिस्टेंसी इंडेक्स क्या होता है तो इसको IC से डिनोट करते हैं। फॉर्मूला आप सभी को पता होगा, हम फिर से लिख देते हैं, लिक्विड लिमिट माइनस वाटर कंटेंट डिवाइड बाई लिक्विड लिमिट माइनस प्लास्टिक लिमिट। ये होता है IC की वैल्यू। और IC जो होता है, जिस सॉइल का IC ज़्यादा होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फाउंडेशन स्ट्रेंथ का, ठीक है, फाउंडेशन स्ट्रेंथ का।
यानी जिस सॉइल का आईसी ज़्यादा होगा उस सॉइल का फाउंडेशन स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको वीवीआई कर लेंगे, टिक कर लेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट कहा जाता है इसको, ठीक है। आईसी मतलब क्या हुआ कि जिस सॉइल का आईसी ज़्यादा है उसका फाउंडेशन स्ट्रेंथ भी ज़्यादा होगा। नेक्स्ट है रिलेशन बिटवीन, हाँ एक हमने टफनेस इंडेक्स नहीं बताया। टफनेस इंडेक्स होता है आईटी से डिनोट करते हैं इसको, टफनेस इंडेक्स आईटी। और ये टफनेस इंडेक्स होता है आईपी बट्टा आईएफ, आईपी बट्टा आईएफ, यानी कि आईपी का मतलब है प्लास्टिसिटी इंडेक्स टू फ्लो इंडेक्स। इन दोनों के रेशियो को आईटी कहते हैं। यानी कि जिस सॉइल का आईटी अगर लेस देन 1 है तो सॉइल इजीली क्रसेबल होगा। इसकी वैल्यू 1 से 3 के बीच में होनी चाहिए, ठीक है। 1 से कम होता है तो मतलब सॉइल इजीली क्रसेबल हो जाता है। आईटी जो है स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल एट प्लास्टिक लिमिट को ये डिनोट करता है, ठीक है। आईटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल एट प्लास्टिक लिमिट पर। नेक्स्ट है परमेबिलिटी एंड डार्सी लॉ। परमेबिलिटी क्या होता है कि टेंडेंसी, यानी कि सॉइल की प्रॉपर्टीज होती है कि फ्लो ऑफ वाटर थ्रू इट, अपने से वाटर को पास कराना, पास ऑफ वाटर थ्रू इट, खुद से वाटर को पास कराने की जो एबिलिटी होती है, प्रॉपर्टीज होती है सॉइल की, उसी को कहते हैं क्या, परमेबिलिटी। और डार्सी लॉ इसको क्या करता है, डिफाइन करता है। डार्सी लॉ के अकॉर्डिंग कहता है कि जितना भी डिस्चार्ज होगा, ठीक है, डिस्चार्ज होता है जो वेलोसिटी जो होता है, वेलोसिटी वो आई के क्या होता है, ये आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। आई का मतलब हो गया कि हाइड्रोलिक ग्रेडियंट, ठीक है। और यहाँ पर ये जो डिस्चार्ज होता है क्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है आई का, यानी कि एरिया के साथ में। तो ठीक है, यहाँ से डार्सी लॉ उसको क्या करता है, डिफाइन करता है। परमेबिलिटी होता क्या है, परमेबिलिटी का मतलब हुआ कि फ्लो ऑफ वाटर थ्रू इट, कोई भी ऐसा सॉइल मीडियम जिससे वाटर को पास कराने की एबिलिटी हो उसको हम लोग कहेंगे परमेबिलिटी। और यहाँ पर भी बराबर डार्सी लॉ बराबर भी डार्सी लॉ के अकॉर्डिंग भी बराबर के आई होता है, भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई होता है। प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाते हैं तो वहाँ पर के लगता है। यहाँ पर एक डार्सी की वैल्यू पूछी जाती है, 1 डार्सी किसके बराबर होता है, ठीक है। 1 डार्सी किसके बराबर होता है, तो ये होता है 9.87 इंटू 10⁻⁻13 मीटर स्क्वायर। यूनिट इसका मोर इंपॉर्टेंट है, यूनिट इसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी आपसे पूछा जाता है। मेथड फॉर डिटरमाइनिंग परमेबिलिटी, परमेबिलिटी डिटरमाइन करने के लिए कौन कौन से मेथड है, तो लैब में अगर डिटरमाइन कर रहे हैं तो 2 मेथड होते हैं, कांस्टेंट हेड मेथड और फॉलिंग हेड मेथड। कांस्टेंट हेड मेथड जो है ये यूज होगा सीजीएस के लिए, कोर्स ग्रेन सॉइल के लिए, एप्लीकेबल फॉर सेचुरेटेड सॉइल ओनली। और फॉलिंग हेड जो टेस्ट है ये एप्लीकेबल होता है क्लेई सॉइल और फाइन ग्रेन के लिए, फाइन ग्रेन के लिए एंड क्लेई सॉइल के लिए, ठीक है। तो ये दोनों ही आप इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद रखेंगे इसके बारे में। नेक्स्ट है ग्रेवली सैंडी सिल्टी क्ले का मतलब क्या हुआ, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ग्रेवली सैंडी सिल्टी क्ले, देखिए हमने 4 वर्ड यहाँ पर यूज किए हैं। आपसे पूछेगा सिर्फ सिल्टी क्ले के बारे में भी तो आप सेम फॉर्मूला वहाँ पर भी यूज करना। जो नाम सबसे पहले दिखे, जो नाम सबसे पहले दिखे यानी कि सबसे कम उसी का परसेंटेज होता है। अगर पूछा जाए सिल्टी क्ले का मतलब क्या हुआ, परसेंटेज किसका ज़्यादा होगा, तो क्ले का ज़्यादा होगा, सिल्ट का कम होगा। इसमें पूछा जाएगा कि सबसे ज़्यादा परसेंटेज किसका होगा, तो क्ले का होगा, फिर सिल्ट का होगा, फिर सैंड का, और सबसे कम क्या होगा, ग्रेवल होगा। तो देखिए वहाँ पर हमने सबको इस तरह से दिखाया हुआ है कि सबसे ज़्यादा क्ले, फिर सिल्ट, फिर सैंड एंड फिर ग्रेवल की बात आएगी। नेक्स्ट है कि थ्यूम थ्योरी और डिप्यूट थ्योरी का इस्तेमाल किस लिए करते हैं, तो इसका इस्तेमाल करते हैं हम लोग डिस्चार्ज को कैलकुलेट करने के लिए। थ्यूम थ्योरी और डिप्यूट थ्योरी का 2 कंडीशन में होता है, जब ट्यूबवेल कन्फाइंड एक्यूफर में हो और जब ट्यूबवेल अनकन्फाइंड एक्यूफर में हो, ठीक है। तो इन सब का इस्तेमाल करते हैं। एलन हेजन इक्वेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एलन हेजन इक्वेशन किसके लिए यूज करते हैं, तो परमेबिलिटी कैलकुलेट करने के लिए करते हैं। के बराबर होता है C इंटू D10 का स्क्वायर, ठीक है, जहाँ C एक कोफिशिएंट होता है, इसकी वैल्यू जो है कांस्टेंट है, C कांस्टेंट है और इसकी वैल्यू होता है 100 से 150 में, ठीक है, 100 से 150 के बीच में होता है। देखिए ये क्वेश्चन डायरेक्ट ईएससी के इंटरव्यू में भी पूछा हुआ था। एक हमारे फ्रेंड देने गए थे ईएससी का इंटरव्यू, तो वहाँ पे भी ये पूछा था कि एलन हेजन इक्वेशन में जो C का वैल्यू होता है कांस्टेंट, उसकी वैल्यू कितनी होती है, कितनी हम लोग यूज करते हैं, तो 100 से 150 के बीच में होता है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वहाँ से चीज़ों को आप याद रख लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है शेयर स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल डिपेंड्स ऑन, शेयर स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल जो है किस पर डिपेंड करता है, तो ये डिपेंड करता है C पे, C सिग्मा n एंड फाई। C का मतलब हो गया कोहेसन, ठीक है, सिग्मा n का मतलब हो गया कि आपका इफेक्टिव स्ट्रेस या नॉर्मल स्ट्रेस, और फाई का मतलब हो गया आपका इंटरनल फ्रिक्शन एंगल ऑफ सॉइल, सॉइल के बीच के पार्टिकल्स का जितना भी फ्रिक्शन एंगल लगता है उस पर। ये तीनों पे डिपेंड करता है शेयर स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल।
अब शियर स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल होता क्या है, देखिए शियर स्ट्रेंथ अप्लाई होता कैसे है, तो अप्लाई होता है इंटरलॉकिंग बिटवीन मॉलिक्यूल से, फ्रिक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स एंड इंटरेक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स, यानी तीन कारणों से शियर स्ट्रेस किस पे होता है, एप्लीकेबल होता है। किस पे, तो मॉलिक्यूल्स के बीच में इंटरलॉकिंग होने की वजह से, उनके बीच में फ्रिक्शन होने की वजह से एंड इंटरेक्शन होने की वजह से, तीनों के बीच में इंटरेक्शन होने की वजह से भी ये अप्लाई होते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें थी इसमें आपको शियर स्ट्रेस के लिए कि किस पर ये डिपेंड करता है। नेक्स्ट है कि ऑल अबाउट सीपेज डिस्चार्ज, सीपेज डिस्चार्ज के बारे में देखिए, सीपेज डिस्चार्ज को हम लोग स्मॉल क्यू से डिनोट करते हैं और ये वैल्यू होता है K/H NF/ND का। NF को कहते हैं, NF होता है NF/ND के रेशियो को तो पहले कहेंगे सेफ फैक्टर, NF है नंबर ऑफ फ्लो चैनल और ND होता है नंबर ऑफ इक्विपोटेंशियल ड्रॉप। तो इसके बारे में आप थोड़ा सा देख लेंगे कि इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे, क्योंकि इससे आपको क्वेश्चन पूछा जाता है आइसोट्रोपिक मीडियम के लिए, नॉन आइसोट्रोपिक मीडियम के लिए। ठीक है, सीपेज प्रेशर क्या होता है, और सीपेज प्रेशर में जब हम लोग सीपेज एनालिसिस करते हैं तो वेलोसिटी हेड को निगलेक्ट करते हैं, टोटल हेड हमारे पिजोमेट्रिक हेड के बराबर होता है। तो थोड़ा सा इसके बारे में डिटेल्स देख लेंगे, क्योंकि ये टेक्निकल क्वेश्चन यहाँ से कुछ ज़्यादा ही यहाँ से अराइज होते हैं, तो इसके बारे में थोड़ा सा अपने लेवल से आप ज़रूर देख लेंगे। उसके बाद है जीरो एयर वॉइड लाइन, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जीरो एयर वॉइड लाइन होता क्या है, देखिए जब दो या दो से अधिक तरह के सॉइल का हमें एनालिसिस करना हो तो सॉइल में क्या होता है, जैसे जैसे वाटर कंटेंट बढ़ाते हैं उसका यूनिट वेट बढ़ते जाता है, लेकिन एक समय ऐसा आता है कि वाटर इतना ज़्यादा हो जाता है कि उसकी यूनिट वेट क्या होता है, घटने लगता है। तो जो इसका पीक वाला वैल्यू होता है उसको हम लोग कहते हैं OMC, ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट, यानी कि एक समय पर मैक्सिमम वाटर कंटेंट पर वो क्या होता है कि डेंसिटी मैक्सिमम देता है, और उसके बाद वाटर और बढ़ाते हैं तो उसमें डेंसिटी फिर डिक्रीज होने लगता है। तो जिस पॉइंट से डिक्रीज होना शुरू होता है उस पॉइंट को कहा जाता है ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट। ठीक है, OMC से डिनोट करते हैं। इसी सभी पॉइंट को सोचिए, एक सॉइल के लिए ऐसा बना, दूसरे सॉइल के लिए ग्राफ कुछ ऐसे बना, तीसरे सॉइल के लिए ग्राफ कुछ ऐसे बना। ठीक है, तो इन सभी पॉइंट्स को, सभी OMC वाला को जिस लाइन से मिलाते हैं, इसी लाइन को कहते हैं हम लोग क्या, जीरो एयर वॉइड लाइन। इसी लाइन को कहते हैं जीरो एयर वॉइड लाइन। ठीक है, तो जीरो एयर वॉइड लाइन क्या होता है, तो लाइन कनेक्टिंग टू ऑल OMC पॉइंट, सभी OMC पॉइंट्स को कनेक्ट करने वाली लाइन को हम लोग जीरो एयर वॉइड लाइन कहते हैं। इस लाइन पर कोई भी एयर प्रेजेंट नहीं होता है, सभी एयर्स को रिप्लेस कर चुका होता है वाटर मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत बार इंटरव्यू में पूछा जा चुका है। सर्वे से पूछा जाता है U4 का काम क्या है, और सॉइल से पूछा जाता है जीरो एयर वॉइड लाइन क्या है। तो इसके बारे में थोड़ा सा आप देख लेंगे कि क्या होता है ये। डिफरेंस बिटवीन कॉम्पैक्शन एंड कंसोलिडेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कॉम्पैक्शन और कंसोलिडेशन के बीच में क्या क्या डिफरेंस है, तो देखिए कॉम्पैक्शन जो होता है इंस्टेंटेनियस प्रोसेस होता है, जबकि कंसोलिडेशन जो होता है टाइम डिपेंडेंट होता है। ठीक है, सॉइल ऑलवेज पार्शियली सेचुरेटेड होता है इन केस ऑफ कॉम्पैक्शन में, जबकि सॉइल फुल्ली सेचुरेट होता है कंसोलिडेशन के केस में। ठीक है, उसके बाद डेंसिफिकेशन होता है ड्यू टू रिडक्शन इन वॉल्यूम ऑफ एयर वॉइड्स एट ए गिवन वाटर कंटेंट इन केस ऑफ कॉम्पैक्शन। एंड यहाँ पर जो होता है कंसोलिडेशन में वॉल्यूम रिडक्शन इज ड्यू टू एक्सपल्सन ऑफ पोर वाटर फ्रॉम वॉइड्स, वॉइड से पोर वाटर का निकलने की वजह से कंसोलिडेशन होता है, और जबकि यहाँ पर वॉल्यूम में जो कॉम्पैक्शन होता है, रिडक्शन होता है, वो एयर वॉइड के निकलने से होता है, जो कि वाटर कंटेंट द्वारा वहाँ पर जमा किए हुए होते हैं। स्पेसिफिक कंपैक्शन टेक्निक रिक्वायर्ड होता है हमारा कंपैक्शन में, और जबकि जो कंसोलिडेशन में है, कंसोलिडेशन अकर्स ऑन अकाउंट ऑफ स्टैटिक लोड प्लेस ऑन इट्स सॉइल, जब उस पर लोड प्लेस होता है तब वहाँ से वैल्यू वहाँ पर मिलती है। तो कंपैक्शन और कंसोलिडेशन में 3 से 4 भी आप वहाँ पर बताते हैं सामने वाले को, तो वो भी सेटिस्फाई हो सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका कंसोलिडेशन एंड कॉम्पैक्शन में डिफरेंस। नेक्स्ट है इन्फ्लुएंस फैक्टर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, इन्फ्लुएंस फैक्टर किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, तो ये होता है इमीडिएट सेटलमेंट के लिए। इन्फ्लुएंस फैक्टर होता क्या है, देखिए आपको याद होगा क्ले के केस में जब इमीडिएट सेटलमेंट निकालते थे उसका फॉर्मूला लिखते थे यहाँ पर Q/B/1 - μ² डिवाइड बाई ES होता था। तो इसी IF को कहा जाता है इन्फ्लुएंस फैक्टर। ये पूछता है कि इन्फ्लुएंस फैक्टर जो होता है ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, तो ये इमीडिएट सेटलमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है इस IF के लिए। ठीक है, तो ये छोटी छोटी चीज़ें, देखिए छोटी छोटी चीज़ें इंटरव्यू में आपसे पूछी जाती हैं और आपका माइंड को डाइवर्ट करने की कोशिश करते हैं कि आप किसी भी तरह से सॉरी बोलिए वहाँ पर,
और तो कोई दिक्कत नहीं, आपको क्वेश्चन नहीं आता है, 10 क्वेश्चन बताएं उसमें से 2-3 क्वेश्चन नहीं भी आया, सॉरी बोल लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। ऐसा नहीं कि आपका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है, हाँ, लेकिन सारे क्वेश्चन को सॉरी नहीं बोलना है, क्योंकि तो समझ आएगा कि कुछ आता नहीं है इनको, तो ऐसा नहीं करना है। लेकिन आपको जो क्वेश्चन नहीं आ रहा, आप सॉरी बोलिए पोलाइटली उनसे कि सॉरी सर नहीं आता, हमें कुछ और पूछिए, तो आपसे कोई दिक्कत नहीं, उससे आप दूसरा भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। तो अभी तक हमने इसका हाफ क्वेश्चन ही अभी तक हमने डिस्कस किए हुए हैं, तो थोड़ा सा टाइम टेकिंग भी है, तो इसके लिए और भी टाइम थोड़ा से लग सकते हैं। तो चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि वीडियो बनाने में थोड़ी सी मेहनत तो लगती है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कोहेशनलेस सॉइल टेस्टेड फॉर शियर स्ट्रेंथ। शियर स्ट्रेंथ के लिए कोहेशनलेस सॉइल को जब हम टेस्ट करते हैं तो उसमें ड्राई या फिर सेचुरेटेड कंडीशन होनी चाहिए, ठीक है, दोनों ही कंडीशन रहता है, तो कोहेशनलेस सॉइल का हम लोग शियर स्ट्रेंथ के लिए टेस्ट कर सकते हैं। लेकिन जब कोहेसिव या फाइन ग्रेन सॉइल का जब टेस्ट करना होता है, तब ये क्या होता है, ओनली इन सेचुरेटेड कंडीशन में रहते हैं। देखिए बहुत ही छोटी चीज़ है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी आपको पूछा गया हो क्वेश्चन कि कोहेशनलेस सॉइल और कोहेसिव सॉइल। कोहेशनलेस सॉइल का मतलब जहाँ पर कोहेशन नहीं है, C0 यानी कि सैंड के लिए, उसके लिए शियर स्ट्रेंथ जब हम चेक करेंगे तब कौन सा अप्लाई करेंगे, ड्राई सैंपल या फिर सेचुरेटेड, दोनों ही कर सकते हैं। डायरेक्ट शियर टेस्ट आपको याद होगा, उसमें सैंड का भी हम लोग यूज करते हैं, सैंड का भी शियर स्ट्रेंथ कैलकुलेट करते हैं, और सैंड में कोहेशन नहीं होता है, तो सैंड पर हम लोग सेचुरेटेड कंडीशन में भी और ड्राई कंडीशन में दोनों में ही शियर स्ट्रेंथ चेक कर सकते हैं, किस पर, कोहेशनलेस सॉइल के लिए। लेकिन कोहेसिव या फाइन ग्रेन के लिए हमेशा सेचुरेटेड कंडीशन में ही शियर स्ट्रेंथ यहाँ पर चेक करेंगे, ठीक है। शॉर्ट टर्म स्टेबिलिटी के लिए यूयू टेस्ट फॉलो करते हैं, लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी के लिए CD टेस्ट को फॉलो करेंगे। यूयू टेस्ट का मतलब क्या हो गया, अनकन्फाइंड अनकंसल्टेशन टेस्ट, CD का मतलब हो गया कन्फाइंड कंसल्टेशन टेस्ट होता है, ठीक है। कन्फाइंड ड्रेन टेस्ट होता है, कन्फाइंड ड्रेन टेस्ट होता है CD का मतलब, यू का मतलब अनकन्फाइंड अनकंसल्टेशन टेस्ट होता है, अनड्रेन टेस्ट हो गया। तो यहाँ पर लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी के लिए और ये शॉर्ट टर्म स्टेबिलिटी के लिए यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 31 नंबर, इन्वेस्टिगेशन ऑफ सेफ्टी ऑफ अर्थन डैम। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्वेस्टिगेशन ऑफ सेफ्टी ऑफ अर्थन डैम के लिए CU टेस्ट यूज करेंगे। CU टेस्ट का मतलब हो गया कि कन्फाइंड अनड्रेन टेस्ट, कन्फाइंड अनड्रेन टेस्ट का इस्तेमाल हम लोग उसके लिए करते हैं। टेलर स्टेबिलिटी नंबर होता क्या है, टेलर स्टेबिलिटी नंबर के बारे में आपसे पूछा जाता है कि टेलर स्टेबिलिटी नंबर होता क्या है, तो टेलर स्टेबिलिटी नंबर को SN से डिनोट करते हैं, और SN बराबर होता है C/, गामा इंटू HC, यानी कि रेशियो है, किस चीज़ का रेशियो, कोहेशन और देखिए टेलर स्टेबिलिटी नंबर क्या है, ये एक फैक्टर ऑफ सेफ्टी है, ठीक है। जस्ट एक मान लीजिए, वन वर्ड में अगर कहें तो दिस इज अ फैक्टर ऑफ सेफ्टी, ये फैक्टर ऑफ सेफ्टी के लिए ही इसको यूटिलाइज करते हैं। इट इज़ द रेशियो, ये रेशियो किसका, देख कोहेशन के लिए है और ये क्रिटिकल हाइट के लिए है, तो ये क्या हो गया, एक दूसरे का रेशियो होता है। इसकी प्रैक्टिकल वैल्यू जो होती है, प्रैक्टिकल वैल्यू SN का ये होता है 0.261, और थ्योरेटिकल वैल्यू जो होती है ये 0.5 में आता है, तो ये 0.5 होता है इसका प्रैक्टिकल वैल्यू, थ्योरेटिकल, और प्रैक्टिकल होता है 0.261 के लिए। तो ये आपका कोहेशन टेलर स्टेबिलिटी नंबर का इस्तेमाल कहाँ पे करते हैं, तो स्टेबिलिटी ऑफ स्लोप में, वहाँ पर कोहेसिव सॉइल मास को एनालाइज करने के टर्म में इसका इस्तेमाल होता है, जो कि डिनोट करते हैं जिससे SN से, ठीक है। तो ये होता है टेलर स्टेबिलिटी नंबर। नेक्स्ट है रेडियस ऑफ फ्रिक्शन सर्कल। फ्रिक्शन सर्कल का रेडियस कितना यूज करते हैं, तो होता है R sin phi, R sin phi, इसके लिए इस्तेमाल करते हैं। फैक्टर ऑफ सेफ्टी इन स्टेबिलिटी ऑफ स्लोप, स्टेबिलिटी ऑफ स्लोप में फैक्टर ऑफ सेफ्टी होता क्या होता है, तो देखिए फैक्टर ऑफ सेफ्टी जो है ये है रेसिस्टिंग मोमेंट टू ड्राइविंग मोमेंट, यानी कि जितना भी आपका मोमेंट रेसिस्ट कर रहा है और जितना मोमेंट आपका ड्राइव हो रहा है, ठीक है, ड्राइविंग मोमेंट और रेसिस्टिंग मोमेंट, इसके रेशियो को हम लोग फैक्टर ऑफ सेफ्टी कहेंगे स्टेबिलिटी ऑफ स्लोप में। MR/में MD हमने लिखा है शॉर्ट नेम, MR का मतलब हो गया रेसिस्टिंग मोमेंट और MD का मतलब हो गया ड्राइविंग मोमेंट, तो इन दोनों का रेशियो को कहेंगे क्या, फैक्टर ऑफ सेफ्टी। पूरे स्टेबिलिटी ऑफ स्लोप में आपको फैक्टर ऑफ सेफ्टी से ही क्वेश्चन सिर्फ होता है, और एक पूछता है आपको कि ये कितने तरह का इसका फेलियर होते हैं, ठीक है। फाइनाइट स्लोप में स्लोप दो तरह के होते हैं, फाइनाइट और इनफाइनाइट, तो फाइनाइट स्लोप में कितने तरह के फेलियर होते हैं वो क्वेश्चन पूछता है, और एक क्वेश्चन पूछेगा फैक्टर ऑफ सेफ्टी से, क्योंकि पूरे स्टेबिलिटी ऑफ स्लोप में सिर्फ फैक्टर ऑफ सेफ्टी पर ही सारा एनालिसिस को परफॉर्म किया जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ें थी इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है
व्हेन शियर टेस्ट इज स्पेशली यूज फॉर, व्हेन शियर टेस्ट हम लोग किसके लिए यूज करते हैं? देखिए शियर टेस्ट है, शियर सॉइल का शियर स्ट्रेंथ चेक करते हैं, उसके लिए डायरेक्ट शियर टेस्ट होता है, ट्रायक्सियल टेस्ट होता है, व्हेन शियर टेस्ट भी होता है। तो ये व्हेन शियर का टेस्ट हम लोग करते हैं उस सॉइल के लिए जो कि सॉफ्ट हो और सेचुरेटेड हो। क्ले और सिल्ट के लिए करते हैं जो कि सॉफ्ट सॉइल होता है और सेचुरेटेड होता है। हार्ड सॉइल के लिए व्हेन शियर टेस्ट नहीं यूज करते हैं। ठीक है, व्हेन शियर बहुत ही छोटा सा इक्विपमेंट होता है, उसमें यूज करते हैं, उसमें प्लेट्स लगी होती हैं, तो उस पर शियर स्ट्रेंथ कितना आएगा सॉफ्ट सॉइल के लिए, उसको चेक करने के लिए हम लोग व्हेन शियर टेस्ट का इस्तेमाल करते हैं। प्रॉक्टर टेस्ट, प्रॉक्टर टेस्ट हम लोग किसके लिए इस्तेमाल करते हैं? तो प्रॉक्टर टेस्ट आपको याद होगा कि प्रॉक्टर टेस्ट के लिए हम लोग ये यूज करते थे इसके जो भी एनर्जीज होते थे, एनर्जी को आइडेंटिफाई करने के लिए हम लोग इसका इस्तेमाल करते थे। प्रॉक्टर टेस्ट का इस्तेमाल हम लोग ये इसके लिए कॉम्पैक्शन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉइल को आइडेंटिफाई करने के लिए यूज करते हैं। एंड ये दिस टेस्ट गिव्स आइडियाज़ ऑफ कॉम्पैक्शन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉइल का आइडिया जो है इस कॉम्पैक्शन के लिए हमको यहाँ से मिलते हैं। ये दिस टेस्ट गिव्स द डेंसिटी डैट मस्ट बी अचीव्ड इन फील्ड, फील्ड में हम लोग को डेंसिटी को अचीव करने के लिए भी इसका इस्तेमाल करते हैं। मॉइस्चर रेंज यहाँ से हमको पता चलता है। तो दो तरह के प्रॉक्टर टेस्ट यूज किए जाते हैं, एक स्टैंडर्ड प्रॉक्टर टेस्ट और दूसरा मॉडिफाइड प्रॉक्टर टेस्ट। इसके बीच का डिफरेंस भी कुछ है, तो डिफरेंस भी आप अपने लेवल से इसको थोड़ा सा देख लेंगे कि डिफरेंस इसके बीच में क्या है। एजम्पशन इन टरजागी थ्योरी का क्या क्या एजम्पशंस थे, तो वो एजम्पशंस के बारे में भी इसमें आपको पूछा जाता है। ठीक है, टरजागी का एजम्पशन आपको 2-3 जगहों से देखने को मिलता है। ठीक है, 2-3 जगहों से आपको देखने को मिलता है। पहला ये कि एक एजम्पशन आपको पूछा जाता है कि फाउंडेशन वाले चैप्टर में, फाउंडेशन वाले चैप्टर में भी एजम्पशन मिलता है, और दूसरा एजम्पशन आपको देखने को मिलेगा स्टेबिलिटी ऑफ स्लोप वाले में, कि वहाँ से क्या क्या हमारे वैल्यूज़ को यहाँ से आते हैं। तो एजम्पशन में सॉइल जो है, सॉइल होमोजीनियस होना चाहिए, ठीक है, फुली सेचुरेटेड होना चाहिए, सॉइल पार्टिकल्स और वाटर जो है बोथ आर इनकम्प्रेसिबल होना चाहिए, कंप्रेशन और पोर वाटर फ्लो जो होता है ये 1 डायमेंशनल होना चाहिए, वर्टिकल होना चाहिए ये। तो यही सब इसका जो है एजम्पशन है टरजागी में, जो 1 डिग्री कॉन्सेंट्रेशन के लिए थ्योरी के लिए एप्लीकेबल होते हैं। स्ट्रेन स्मॉल होता है, ये कांस्टेंट होगा, इसमें परमेबिलिटी MV AV ये सभी क्या होगा जो होगा ये कांस्टेंट होगा। MV का मतलब कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम कंप्रेसिबिलिटी। ये डार्सी लॉ जो होता है इसके लिए वैलिड होना चाहिए एट ऑल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट पे। उसके बाद AV की वैल्यू कांस्टेंट होनी चाहिए, सेकेंडरी कॉम्पैक्शन होता है। तो ये सभी चीज़ें एजम्पशन है। अब 4 या 5 पॉइंट भी इसके लिए याद रखेंगे सफिशिएंट है। पहला, सॉइल होमोजीनियस फुली सैचुरेटेड, सॉइल पार्टिकल्स और वाटर बोथ आर इनकम्प्रेसिबल, ठीक है, कंप्रेशन और पोर वाटर फ्लो दोनों ही 1 डायमेंशनल होनी चाहिए, स्ट्रेन स्मॉल होता है, परमेबिलिटी वॉल्यूम ऑफ कंप्रेशन कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम कंप्रेसिबिलिटी ये कांस्टेंट होनी चाहिए। ठीक है, तो इतना भी याद रखेंगे तो इसके लिए सफिशिएंट है। याद रखेंगे ये एजम्पशन ये 1 डिग्री कॉन्सेंट्रेशन के लिए है, ये एजम्पशन फाउंडेशन के लिए नहीं है, फाउंडेशन में इसका अलग एजम्पशन पूछा जाता है। तो एजम्पशन यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाता है टरजागी के लिए, क्योंकि सॉइल मैकेनिक्स के फादर कहे जाते हैं कार्ल टरजागी। हमने टॉप में हेडिंग में ही लिखा हुआ है, कार्ल टरजागी जो है सॉइल मैकेनिक्स के फादर कहे जाते हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन जो है एजम्पशन से बन सकता है कि उसके आप एजम्पशन बताइए क्या क्या इसके एजम्पशंस हैं। नेक्स्ट है टरजागी बियरिंग कैपेसिटी थ्योरी एंड इसके एजम्पशन। बियरिंग कैपेसिटी थ्योरी और उसके एजम्पशन से क्वेश्चन आपको जरूर पूछे जाते हैं कि बियरिंग कैपेसिटी यानी फाउंडेशन वाले पार्ट से, फाउंडेशन वाले पार्ट में क्या क्या इसके एजम्पशन हैं, यहाँ से भी क्वेश्चन आपको ज़रूर ही देखने को मिल जाते हैं। तो वहाँ पर कहता है उसके वाले एजम्पशन में कि शैलो फाउंडेशन होनी चाहिए। सबसे पहले कहता है क्या कि फुटिंग जो होना चाहिए स्ट्रिप होना चाहिए, यानी 2D प्लेन में होना चाहिए। दूसरा कहता है कि फाउंडेशन शैलो होना चाहिए। शैलो का मतलब है कि डेप्थ ऑफ फाउंडेशन और विड्थ इसकी जो रेशियो है वो लेस देन इक्वल टू 1 होनी चाहिए। तो फाउंडेशन हमारे शैलो होनी चाहिए, फाउंडेशन क्या होना चाहिए, शैलो होना चाहिए। बेस फुटिंग का जो बेस है वो रफ होना चाहिए। और जो शियर फेलियर है, शियर फेलियर 3 तरह के जो होते हैं, जनरल शियर फेलियर, लोकल शियर फेलियर और पंचिंग शियर फेलियर। तो इन तीनों में से जनरल शियर फेलियर होनी चाहिए। उसके बाद लोडिंग वर्टिकल और सिमेट्रिकल होनी चाहिए। ये सभी 5 तरह का एजम्पशंस हैं। ये पांचों एजम्पशन आप याद रखेंगे, आपसे ये ज़रूर पूछा जाएगा, क्योंकि फाउंडेशन में टरजागी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है जिसने ये सभी एजम्पशन दिए थे बियरिंग कैपेसिटी को फॉलो करने के लिए, बियरिंग कैपेसिटी को कैलकुलेट करने के लिए। ठीक है, मैं एक बार और रिपीट कर देता हूँ। टरजागी बियरिंग कैपेसिटी के लिए जो एजम्पशन है क्या क्या है। पहला, फुटिंग स्ट्रिप होनी चाहिए, स्ट्रिप फुटिंग होनी चाहिए। फुटिंग का जैसा कि आप टाइप को आपको पता होगा, आइसोलेटेड, कंबाइंड, स्ट्रिप, स्टेप और स्प्रेड 5 तरह के फुटिंग होते हैं। ठीक है, तो उसमें आपको फुटिंग जो होनी चाहिए कौन सी, स्ट्रिप होनी चाहिए।
उसके बाद फाउंडेशन का टाइप्स कहता है तो सैलो होना चाहिए। फाउंडेशन भी पता होगा आपको, दो तरह के होते हैं, एक सैलो फाउंडेशन और दूसरा होता है, एक सैलो फाउंडेशन दूसरा होता है डीप फाउंडेशन। सैलो फाउंडेशन में आता है राफ्ट और फुटिंग, तो फुटिंग के 5 टाइप्स हो जाते हैं। डीप फाउंडेशन में पाइल या फिर वाल या कैसन फाउंडेशन हो जाते हैं। तो इस तरह की चीज़ें आती है इसमें। तो फाउंडेशन सैलो होनी चाहिए, बेस ऑफ फुटिंग रफ होनी चाहिए। उसके बाद कहता है जनरल शियर फेलियर इसमें अप्लाई होनी चाहिए, ग्राउंड हॉरिजॉन्टल होनी चाहिए एंड लोडिंग जो है वर्टिकल और सिमेट्रिकल होनी चाहिए। ये टोटल 6 जंक्शन आप जरूर याद रखेंगे, इससे आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। नेक्स्ट कहता है कि बियरिंग कैपेसिटी जो है कौन से IS कोड को फॉलो करता है, तो वह है IS 6403-1981 का। तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं कहेंगे, लेकिन ये भी आपको इंपॉर्टेंट है, आपसे क्वेश्चन यहाँ से भी पूछा जा सकता है। शेयर फेलियर प्लेन इज सर्कुलर फॉर प्योर क्ले, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्योर क्ले के लिए शेयर फेलियर जो होगा वो कैसा होता है, तो सर्कुलर होता है। और सीप हाई सॉइल या सैंड, इन दोनों के लिए शेयर फेलियर का प्लेन कैसा होता है, लॉग स्पाइरल होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन यहाँ से आपको पूछा जा सकता है कि प्योर क्ले के केस में शेयर फेलियर प्लेन सर्कुलर होगा, जबकि सैंड और सीप हाई के केस में शेयर फेलियर का प्लेन लॉग स्पाइरल होता है। मैक्सिमम सेटलमेंट अकर जो होगा, मैक्सिमम सेटलमेंट कहाँ अकर्स होता है, तो ये होगा आपको सेंटर ऑफ सर्कुलर, जो भी आपका पाइल जो है या फिर फुटिंग जो भी है, पाइल या फिर फुटिंग, तो ये सर्कुलर और रेक्टेंगल दो पार्ट है। तो मैक्सिमम सेटलमेंट कहाँ होगा, इसके सेंटर पर कि पेरीफेरी ऑफ एरिया में, तो इसके सेंटर पे होगा, पेरीफेरी ऑफ एरिया में नहीं होगा। सेटलमेंट की बात कहा जा रहा है, याद रखेंगे, मैक्सिमम लोड अप्लाई की नहीं, सेटलमेंट होने की बात कही जा रही है। तो मैक्सिमम सेटलमेंट अकर एट द सेंटर ऑफ सर्कुलर एंड रेक्टेंगल एरिया इन केस ऑफ पाइल और फुटिंग दोनों के लिए। पोर प्रेशर कॉफिशिएंट ए और बी से जिसको डिनोट करते हैं, पोर प्रेशर कॉफिशिएंट होता क्या है, तो इसके बारे में आप रेशियो है याद रखेंगे। ए जो होता है, ए को कहते हैं चेंज इन पोर प्रेशर ड्यू टू चेंज इन डेविएटर स्टेज, रेशियो होता है चेंज इन डेविएटर स्टेज का। कहने का मतलब कि पोर प्रेशर ए के जो वैल्यू है ये होता है चेंज इन पोर प्रेशर ड्यू टू चेंज इन डेविएटर स्ट्रेस, और नीचे हो जाएगा चेंज इन डेविएटर स्ट्रेस। ए की जो वैल्यू आएगी -0.5 से 3 के बीच में होता है, जबकि पोर प्रेशर कोफिशिएंट बी की जो वैल्यू आती है चेंज इन पोर प्रेशर ड्यू टू चेंज इन सेल प्रेशर। यहाँ पर चेंज इन सेल प्रेशर होता है और चेंज इन सेल प्रेशर नीचे भी होगा। ए में चेंज इन डेविएटर स्ट्रेस होता है, और बी की जो वैल्यू होती है ये होता है आपको 0 से 1 के बीच में। तो ये पोर प्रेशर कोफिशिएंट है, इसके वैल्यू को याद रखेंगे। ये आपसे पूछा जा सकता है इंटरव्यू में, पोर प्रेशर कोफिशिएंट यूज कहाँ पर होता है, तो ये होता है आपको शेयर स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल में, और शेयर स्ट्रेंथ में हम लोग कैलकुलेट करते हैं पोर प्रेशर में चेंज डेविएटर स्ट्रेस के होने की वजह से, और दूसरा चेंज करते हैं सेल प्रेशर में चेंज होने की वजह से। तो ए और बी से इसको डिनोट करते हैं। ए और बी की वैल्यू भी हमने आपको बताया कि कितना होता है, ए के लिए -0.5 से 3 के बीच में, जबकि बी के लिए 0 से 1 के बीच में होता है। नेक्स्ट है कि डायल टेंसी करेक्शन इज अप्लाइड ओनली व्हेन फाइन सैंड और सिल्ट के लिए। नेक्स्ट है, उससे पहले क्वेश्चन और छूट रहा है कि परमिसिबल सेटलमेंट फुटिंग फॉर सैंड एंड सॉइल, सैंडी सॉइल एंड क्ले। सैंडी सॉइल और क्ले के लिए परमिसिबल सेटलमेंट, देखिए सेटलमेंट के लिए दो तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला आ गया कि परमिसिबल सेटलमेंट ऑफ फुटिंग के लिए, यानी कि जब आपका सैंडी सॉइल है, परमिसिबल सेटलमेंट की बात किया है, परमिसिबल सेटलमेंट तो सैंडी सॉइल के लिए होता है 25 mm का, और क्लेई सॉइल के लिए होता है 40 mm का। यह है परमिसिबल सेटलमेंट, याद रखेंगे। परमिसिबल सेटलमेंट सैंड के लिए 25, क्ले के लिए 40। लेकिन जब बात कहा जाएगा आइसोलेटेड फुटिंग के लिए, आइसोलेटेड फाउंडेशन के लिए, तब क्ले के लिए हो जाता है 65 और सैंड के लिए हो जाता है 40। ये डिफरेंस याद रखेंगे, कंफ्यूज नहीं होना है। जब परमिसिबल की बात कहा जाए, परमिसिबल लिमिट की, तो सैंड में 25, क्ले में 40 होता है, और जब आइसोलेटेड की बात करेंगे तो सैंड में 40, ठीक है, क्ले में वहाँ 40 है, यहाँ सैंड में 40 और क्ले में 65 हो जाता है। जब राफ्ट फाउंडेशन के लिए कहेगा तो वही 65 से 100 और 40 से 65 हो जाता है, राफ्ट फाउंडेशन के लिए, क्ले और सैंड के लिए। तो इस चीज़ को जरूर याद रखेंगे, ये बहुत कन्फ्यूजन क्रिएट करता है, ठीक है, परमिसिबल सेटलमेंट वाला।
डायलेंटेंसी करेक्शन हम लोग तभी अप्लाई करते हैं जब फाइन सैंड या सिल्ट सेचुरेटेड कंडीशन में होगा तभी, अदरवाइज नहीं। डायलेंटेंसी करेक्शन अप्लाइड ओनली व्हेन फाइन सैंड एंड सिल्ट, कब करेंगे? जब ये दोनों किस में होगा? सेचुरेटेड कंडीशन में होगा, अदरवाइज नहीं करेंगे। सेटलमेंट ऑफ ग्रुप पाइल का सेटलमेंट जो होगा एज कम्पेयर टू सिंगल पाइल इज लेस होगा फॉर, किसके लिए होता है? तो ये होता है आपको सेटलमेंट ऑफ ग्रुप पाइल इज लेस, दोनों के लिए होता है, सिंगल पाइल के लिए, ठीक है। सेटलमेंट ऑफ ग्रुप पाइल एज कंपेयर टू सिंगल पाइल इज लेस फॉर एंड बियरिंग पाइल, ठीक है। एंड बियरिंग पाइल के केस में ये इसकी वैल्यू क्या होती है? उसकी कम होती है। सॉइल सैंपल कलेक्टेड यूजिंग स्पीट स्पून सैंपलर इज, क्या होता है? सॉइल सैंपल कलेक्टिंग, सॉइल सैंपल जो यहाँ से स्पीट स्पून सैंपल से कलेक्ट करते हैं वो कैच टाइप का सैंपल यहाँ से कलेक्ट होकर आता है, तो वो होता है डिस्टर्ब्ड सैंपल, ठीक है। डिस्टर्ब सैंपल यहाँ से कनेक्ट होता है। सॉइल सैंपल जो है एक स्पीट स्पून सैंपलर है, यहाँ से सॉइल सैंपल को कलेक्ट करते हैं। इससे जो कलेक्ट होने के बाद सैंपल मिलता है वो कैसा मिलता है? तो वो मिलता है हमको डिस्टर्ब सैंपल मिलता है, ठीक है। इसको लिख लेंगे कहीं पे, डिस्टर्ब सैंपल यहाँ पे हमको यूज होता है। नेक्स्ट है हीले फार्मूला और ENR फार्मूला। हीले फार्मूला और ENR, EN का मतलब हो गया इंजीनियर्स न्यूज रिकॉर्ड फार्मूला, ठीक है। ENR का मतलब होता है इंजीनियरिंग न्यूज रिकॉर्ड फार्मूला। इन दोनों फार्मूला से हम लोग अलाउेबल लोड यानी अल्टीमेट लोड QUP फाइंड करते हैं। किस पर? पाइल पर, यानी इसे भी फाउंडेशन से क्वेश्चन है। पाइल पर अल्टीमेट लोड हम लोग फाइंड करते हैं इन दोनों फार्मूला के हेल्प से। व्हाट इज हेलोसाइट? हेलोसाइट क्या होता है? देखिए हेलोसाइट जो होता है क्ले मिनरल है, मिनरल होता है। हेलोसाइट इज ए क्ले मिनरल ऑफ काओलिनाइट, काओलिनाइट का एक मिनरल होता है, काओलिनाइट ग्रुप का ही मिनरल होता है जिसको हेलोसाइट कहते हैं, जो कि एक ट्यूबुलर शेप में होता है एंड इट इज कन्वर्टेड इन काओलिनाइट ऑन एयर ड्राइड। जब हवा में इसको सुखाते हैं एयर ड्राइड में तो ये कन्वर्ट हो जाता है किस में? काओलिनाइट में। तो हेलोसाइट क्या होता है? काओलिनाइट ग्रुप का एक मिनरल होता है, क्ले मिनरल है, जो कि कैसा शेप में होता है? ट्यूबुलर शेप में होता है, और इसको जब एयर ड्राइड करते हैं तब ये चेंज हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है काओलिनाइट में। नेक्स्ट है क्ले पार्टिकल्स हैव, क्ले पार्टिकल्स का साइज शेप कैसा होता है? तो इसके लिए जो शेप होता है ये फ्लैकी शेप होता है, FLAKY, फ्लैकी शेप में होता है क्ले पार्टिकल्स का। उसके बाद है काओलिनाइट, मोंटमोलोनाइट एंड इलाइट। इन सभी चीज़ों के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लीजिएगा, अपने लेवल से आप देख लेंगे कि ये जो क्ले मिनरल्स हैं इसके बीच का डिस्टेंस कितना होता है। जैसे काओलिनाइट है तो ये गिब्साइट और सिलिका सीट के बीच का होता है, सिलिका सीट के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड होता है इनके बीच में, ठीक है। मोंटमोलोनाइट है तो गिब्साइट सैंडविच होता है दो सिलिका सीट के बीच में, इनके बीच का जो डिस्टेंस होता है 9.6 एंगस्ट्रॉम होता है। इलाइट जो होता है ये 10 एंगस्ट्रॉम का डिस्टेंस होता है। इसके बारे में कुछ अपने लेवल से आप लोग थोड़ा सा जानकारी देख लेंगे कि क्या होता है। इक्वेशन ऑफ ए लाइन एंड यू लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। इक्वेशन ऑफ ए लाइन और यू लाइन के बारे में पूछा जाता है कि ए लाइन का जो इक्वेशन होता है ये 0.73 लिक्विड लिमिट माइनस में 20, यानी कि ए लाइन का जो इक्वेशन होता है 0.73 लिक्विड लिमिट माइनस में 20 होता है, ठीक है। यू लाइन का जो इक्वेशन लिखेंगे तो ये IP परसेंटेज को दिखाता है 0.9 WL माइनस में 8, लिक्विड लिमिट माइनस में 8 में आ जाता है। देखिए ये सभी आप लोगों में से बहुतों के माइंड में ये क्वेश्चन जरूर होगा कि क्या ये इक्वेशन भी पूछते हैं? तो बिल्कुल पूछते हैं, वहाँ पर लिखवाते भी हैं। जब मेरा BPSC का इंटरव्यू था, BPSC असिस्टेंट इंजीनियर के लिए मैं वहाँ पर जब इंटरव्यू देने गया था तो वहाँ पर हमसे बार बार हमें 4 या 5 बार हमें तो स्टैंड अप कराया और बिठाया, अपने पास बुलाया, कॉपी पेन वहाँ पर रखा हुआ था, बोला कि टेक ए कॉपी एंड पेन एंड राइट डाउन विच आई एम आस्क्ड टू यू, जो हम आपको बोल रहे हैं वो उस पर आप में बनाइए। बोलता गया, एक विंडो का डिज़ाइन करवाया हमसे, फिर एक अर्थन डैम करवाया, तो बोला कि अर्थन डैम में एक ग्रेविटी डैम में और जो आपका नॉर्मल डैम है उसमें क्या डिफरेंस होता है आप बताइए। अर्थन डैम का डायग्राम बनाने के लिए हमसे कहा था, वो डायग्राम बना करके दिए थे। तो आपसे एट ए टाइम जो उसके माइंड में आएगा वो करवा सकता है, ठीक है। इक्वेशन लिखवा सकता है, आपसे पूछ सकता है, कोई क्वेश्चन दे देगा सॉल्व करने के लिए, भले वो आपको जांचना चाह रहा हो कि आप कौन से प्रेशर में आप उसको जवाब दे रहे हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं। तो इक्वेशन भी आपको पूछ सकता है, आपसे लिखने के लिए भी बोला जा सकता है। नेक्स्ट है प्लास्टिसिटी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्ले आर ड्यू टू। देखिए हमने स्टार्टिंग में कहा था प्लास्टिक और नॉन प्लास्टिक क्ले के लिए नॉन प्लास्टिक सॉइल वही होगा जिसमें वाटर एब्जॉर्ब करने की कैपेबिलिटी नहीं होगी, वाटर को होल्ड करने की कैपेबिलिटी नहीं होगी। तो यहाँ पर एब्जॉर्ब वाटर होने की वजह से प्लास्टिसिटी कैरेक्टरिस्टिक हमें देखने को मिलते हैं कहाँ पर? क्ले में।
फॉर सब बेस टाइप ऑफ रोलर यूज, रोलर का टाइप जरूर देख के जाइए कि रोड कंस्ट्रक्शन में, सब बेस में, डैम में किस रोलर का यूटिलाइज हम लोग करते हैं। तो सब बेस के लिए आपको है न्यूमेटिक टायर रोलर के लिए। एक्वीफर, एक्वीक्लूड, एक्वीटार्ड और एक्वीफ्यूज का एग्जाम्पल क्या है? ये चारों जियोलॉजिक फॉर्मेशन है। एक्वीफर का एग्जाम्पल सैंड होता है, एक्वीक्लूड का क्ले होता है, एक्वीटार्ड में आ जाता है आपको रॉक, सॉरी एक्वीफ्यूज में रॉक हो जाता है, ये सैंडी क्ले आ जाता है, एक्वीटार्ड में सैंडी क्ले आ जाता है। तो ये चारों एग्जाम्पल आप देख करके जाएंगे। ट्रांसमिसिबिलिटी क्या होता है? ट्रांसमिसिबिलिटी टी से डिनोट करते हैं, ये प्रोडक्ट ऑफ परमेबिलिटी इनटू में डिस्टेंस हो जाता है, ठीक है, जिसको कहते हैं हम लोग ट्रांसमिसिबिलिटी। उसके बाद इनसाइड क्लियरेंस, आउटसाइड क्लियरेंस का मतलब क्या है? तो इनसाइड क्लियरेंस का मतलब है, देखिए ये सैम्पलर वाले पार्ट में है। इनसाइड क्लियरेंस मीन्स टू रिड्यूस फ्रिक्शन बिटवीन सॉइल सैंपल एंड सैम्पलर व्हेन सॉइल इंटर द ट्यूब, जब सॉइल ट्यूब में इंटर करता है। आउटसाइड क्लियरेंस का मतलब हुआ रिड्यूस फ्रिक्शन बिटवीन सैम्पलिंग ट्यूब एंड सॉइल व्हेन सैम्पलर इज ड्रिवन एंड विथड्रॉन। तो इनसाइड क्लियरेंस और आउटसाइड क्लियरेंस दोनों ही आपको देखने को मिल जाएंगे सॉइल एक्सप्लोरेशन वाले चैप्टर में। तो वहाँ से डिफिनीशन को आप देख लीजिएगा कि इनसाइड क्लियरेंस का मतलब क्या होता है कि फ्रिक्शन को रिड्यूस करता है सॉइल सैंपल और सैंपलर के बीच में, इनसाइड क्लियरेंस। आउटसाइड का मतलब हो गया कि फ्रिक्शन को रिड्यूस करता है किसमें? सैम्पलिंग ट्यूब और सॉइल के बीच में, जब इसको ड्रिवन किया जा रहा है या फिर उसको बाहर निकाला जा रहा है। तो ये चीज़ें आ गई इसके बारे में। और डिफाइन सॉइल, देखिए ये क्वेश्चन हमको पहले, सबसे पहले होना चाहिए। ये क्वेश्चन को हमने जानबूझ के लास्ट में दिया है क्योंकि आप सभी चीज़ को तो आप पढ़ लिए, लेकिन आपके दिमाग में क्या ये बात आई थी कि क्या सॉइल का डिफिनीशन हमें आना चाहिए कि नहीं? तो सॉइल का डिफिनीशन आप सभी में अगर जिसको भी आता है तो कमेंट सेक्शन में अपने अपने हिसाब से ज़रूर बताएं। और इसका आंसर हम इसमें नहीं बताने वाले हैं क्योंकि सॉइल के लिए तो सभी जानते हैं कि सॉइल का डिफ़ाइन कैसे करेंगे, सब लोग अपने हिसाब से पढ़ते हैं। तो इस क्वेश्चन को मैं चाहूँगा कि आप कमेंट सेक्शन में हमें आंसर दें कि हाउ टू डिफाइन सॉइल, एक लाइन में बताएं, एक लाइन में बताने का कोशिश करें। मैं देखना चाहूँगा कि कितने लोगों का आंसर एक लाइन में सटीक आ रहा है, ठीक है। तो फ्रेंड्स आज के क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कुछ नए टॉपिक के साथ में। और आपको अगला वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और आपका इंटरव्यू जिन लोगों का भी है अगले सप्ताह में, उम्मीद करते हैं कि अच्छा जाए और सब लोग क्वालिफाई करें उसमें, ठीक है। तो चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। हमारा पिछले वीडियो का देख रहे थे कि 2.3 के व्यूज़ हैं, ठीक है। इसमें से सिर्फ 15% ऐसे लोग हैं जिन्होंने जो सब्सक्राइब किए हैं, लेकिन 85% लोग ऐसे हैं जो कि सब्सक्राइब नहीं किए हैं चैनल को। तो फ्रेंड्स बहुत मेहनत लगता है वीडियो बनाने में। तो चैनल को अगर आप नए हैं, देख रहे हैं वीडियो, आप ज़रूर आपको फ़ायदा मिल रहा होगा, इससे आपको कुछ नई चीज़ें सीखने को मिल रही होंगी। तो एक सब्सक्राइब में कुछ नहीं जाता, आपका कुछ लगता नहीं है। तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक और शेयर जरूर करें वीडियो पसंद आए तो, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कुछ नए टॉपिक के साथ में।